गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है अपन बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज की सीरीज रहेगी जिसमें हम बुद्धि के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बुद्धि के कुछ और सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल्ड से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो बचे हुए बुद्धि के सिद्धांत थे उनको कवर करेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी बेसिकली अपन पूरा बुद्धि का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, बुद्धि की सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसके भी मैं आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू रिलेटेड एक वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरीज के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सिद्धांत के साथ में। आज का पहला सिद्धांत के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धि का आज का जो सिद्धांत है इसका नाम है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, थ्योरी का नाम है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का एक नाम और भी है, इसको 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में, आपको समझ में आएगा इसका। ये जो बेसिकली जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो फैक्चुअल है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको याद रखना पड़ेगी। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो मैं आपको फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट वाला भाग रहेगा उसको ठीक से अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है अपने जेपी गिलफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने बुद्धि में मेनली 3 आयामों की डिस्कशन किया। इन्होंने बुद्धि में मुख्यतः कितने आयाम बताए? इन्होंने बुद्धि में 3 आयामों के बारे में चर्चा की थी। तो इनका बुद्धि का 3 आयामों के बारे में इन्होंने बताया। बुद्धि का पहला आयाम था जिसको कहा जाएगा संक्रिया। बुद्धि का दूसरा आयाम इन्होंने बताया जिसका नाम है विषय वस्तु। विषय वस्तु। बुद्धि का तीसरा आयाम जिसको कहोगे आप उत्पादन। तो मेनली इन्होंने बुद्धि में 3 आयामों का डिस्कशन किया है। तो आज अपनी जो क्लासेस रहेगी इसके इर्द गिर्द रहेगी। अब मैं प्रत्येक जो आपका इनका आयाम रहेगा उसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अपन संक्रिया पर डिस्कशन करते हैं। संक्रिया होती क्या है? तो संक्रिया सबसे पहले अपना डिस्कशन रहेगा। संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होगा कि भाई ऑपरेशंस का मतलब कि किसी भी सामग्री पे, किसी भी कंटेंट पे आप जिस प्रकार से मानसिक प्रक्रिया करते हो। जैसे कि आपके सामने गणित का सवाल आ गया, 2+2 तो इज इक्वल टू 4 होता है। तो इसको, इस सवाल को देख के आपके माइंड में जो प्रोसीजर आती है, इस समस्या को सोल्व करने के लिए आप जो दिमाग लगाते हो, एक जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जिस आप मानसिक क्रिया का यूज करते हो, मेंटल एक्टिविटी का यूज करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? संक्रिया कहा जाता है। तो बेसिकली संक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कितने आयाम आते हैं? इसको भी 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसका पहला भाग रहेगा आपका अपसारी चिंतन। इसका पहला भाग क्या रहेगा? पहला भाग रहेगा अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस रहते हैं, या फिर एक प्रॉब्लम को आप कई तरीके से सोल्व कर पाते हो। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि जब आप किसी एक समस्या को अलग अलग तरीके से सोल्व कर पाते हो, अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करते हो, उसी को कहा जाता है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन को आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कह सकते हो। अपसारी चिंतन का इसको क्या बोला जा सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको कहा जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉक्स है, जब आप इस बॉक्स में से मल्टीपल आइडियाज ला रहे हो प्रॉब्लम को सोल्व करने का, तो इसी को कहा जाता है अपसारी चिंतन। बेसिकली ये संबंधित होती है क्रिएटिविटी से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है सृजनात्मकता से। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद आता है अविशारी चिंतन। अविशारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरीके से सोल्व कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सिर्फ निष्कर्ष पे निकल रहे हो, आपका उसको एक सॉल्यूशन पे मेनली आपने काम किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2+2 कितने होते हैं भाई? 2+2 4 होते हैं। जैसे मैंने इसको रफ कर देता हूँ। 2+2 2+2 इस क्वेश्चन के कितने आंसर रहेंगे? तो आप भी जानते हो कि 2+2 4 ही होंगे, कभी 8 नहीं हो सकते। तो इसका एक सीमित या फिक्स्ड आंसर रहता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है। और अपसारी चिंतन में किस प्रकार का रहता है? 2, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और यहाँ आप लिखोगे ब्लैंक प्लेस। तो यहाँ पे आप कितने सारे ऑप्शंस को दिमाग में ला सकते हो भाई। यहाँ पे 2+4 करके यहाँ 4 हो जाएगा,
इसके बाद यहाँ आप चाहो तो इसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 2+6 कर दिया, 2+6 कर दिया, तो फिर यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस अपसारी चिंतन में एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सोल्व करते हो, और अभिसारी चिंतन या जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरीके से ही सोल्व कर पाते हो। तो संक्रिया का पहला आयाम क्या था आपका, अपसारी चिंतन, दूसरा आयाम था अभिसारी चिंतन। इसके बाद में मैं आगे आपको समझाता हूँ। इसका तीसरा जो आयाम रहेगा वो रहेगा स्मृति अभिलेखन। इसका तीसरा जो थर्ड आयाम है उसका नाम है स्मृति अभिलेखन। अभिलेखन को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। स्मृति अभिलेखन या मेमोरी रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सूचना को अपने माइंड में रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आई सूचना सबसे पहले जब आपके मस्तिष्क में जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इंटर्ड करती है, तो आप उसे किस तरीके से अर्थपूर्ण ढंग से इनकोड करते हो। उस सामग्री को पहली बार अर्थपूर्ण ढंग से इनकोड करने की क्षमता को कहा जाता है रिकॉर्ड करना, जिसको कहा जाएगा मेमोरी रिकॉर्डिंग। सूचना को मीनिंगफुल तरीके से आप क्या कर रहे हो, मीनिंगफुल ढंग से आप उसे अगर आप अपने मस्तिष्क में ला रहे हो या मस्तिष्क में इंटर्ड करा रहे हो, तो उस चीज को कहा जाता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। इसके बाद अगला आ जाता है स्मृति रिटेंशन, स्मृति संधारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। रिटेंशन और रिकॉर्डिंग दोनों अलग चीज होती है। रिटेंशन का मतलब होता है कि जो सूचना आपने इनकोड की है अपने मस्तिष्क में या अपने ब्रेन में, जो सूचना आपने इनकोड की है उसे आप उसको धारण करना, उसको लंबे समय तक स्टोर करना। इसको आप स्टोरेज भी कह सकते हो। उसको लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर करना या संचय करने को क्या कहा जाता है, मेमोरी रिटेंशन। और रिकॉर्डिंग मतलब होता है पहली बार जब आप उस सूचना को अपने ब्रेन में इनकोड कर रहे हो, मीनिंगफुल ढंग से उसको अपने ब्रेन में डाल रहे हो, तो उसी को कहा जाता है मेमोरी रिकॉर्ड करना। ओवरऑल ये फर्स्ट टाइम जब आप किसी सूचना को अंदर डालते हो तो रिकॉर्डिंग, और उस सूचना को अगर आप आपके ब्रेन में संचय कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, स्टोरेज बना रहे हो, उसको कहा जाता है मेमोरी रिटेंशन। तो ये 4 प्रकार मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो 5th नंबर का रहेगा वो रहेगा आपका संज्ञान। संज्ञान का क्या मतलब होता है, संज्ञान जिसको कहेंगे आप कोग्नेशन। तो कोग्नेशन मीन्स क्या होता है, कोग्नेशन का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोसीजर आप अपने ब्रेन से करते हो, मस्तिष्क से करते हो, उन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संज्ञान का भाग माना जाएगा। जैसे कि इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका थिंकिंग, सोचना, क्योंकि थिंकिंग की प्रक्रिया ब्रेन से होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो इमेजिन करना, कल्पना करना ब्रेन से होगा। इसके अलावा लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सोल्व करना, प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी, तो ये सभी किसके पार्ट होते हैं, ये होते हैं आपके संज्ञान के पार्ट। इसके बाद अगला इसका जो 5th नंबर का 6 नंबर का रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन इनका 6 भाग है, मूल्यांकन या एवेल्युएशन। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय करना या जज करना। जब आप किसी भी चीज के बारे में फाइनल जज कर देते हो या निर्णय ले लेते हो, उसी चीज को कहा जाता है मूल्य दे देना या मूल्य का अंकन कर लेना, फाइनली डिसाइड कर लेना कि आपने किस प्रकार के ऑपरेशंस किए हैं। तो मैंने आपको संक्रिया के 6 भाग पढ़ाए हैं, इनके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। बेसिकली आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा है, तो अगली एक स्लाइड में आपको कंप्लीट में विस्तृत एक पीपीटी के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप इसको ठीक प्रकार से याद भी कर पाओगे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसको एक बार पीपीटी के फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वेट देखो, तो आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन रहेगा, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में। बुद्धि को संरचना के तौर पर देखने वाला ये सिद्धांत है। इसे बुद्धि का त्रिआयामी 3D थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली 3 विमाएं होती है। पहली विमा आपका ऑपरेशन या संक्रिया, दूसरी विमा आपका विषय वस्तु, और तीसरी विमा होती है आपका उत्पाद। तो 3 विमाएं रहती है। इस वजह से जैसे आप मान सकते हो, ये क्यूब बना दिया मैंने, इसमें 3 विमाएं रहेंगी ना। जैसे एक विमा आप कह सकते हो एल है, एक बी है, एक एच है। इस प्रकार ये बुद्धि को विमाओं के रूप में देखते हैं कि एक बुद्धि में 3 प्रकार की विमाएं रहती है, और इन्हीं विमाओं के इंटरेक्शन से बुद्धि की बहुत सारी एबिलिटीज को विकास होता है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। तो गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक त्रिआयामी संरचना। इन्होंने बुद्धि को आयाम के रूप में देखा, इन्होंने बुद्धि को 3D के रूप में कहा कि बुद्धि एक 3D स्ट्रक्चर के रूप में है। इसके बाद बात करते हैं इस वजह से इसका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की संरचना को आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इस वजह से इसका एक शॉर्ट नाम भी हो जाता है SOI,
SOI का मतलब होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की संरचना, या कहें तो 3D। 3D मीन्स होगा 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। इनका क्या मानना था कि बुद्धि में कोई एकल शक्ति नहीं है, कि बुद्धि कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि ये कई प्रकार की क्षमताओं का समूह है। इन्होंने बुद्धि को कई प्रकार की एबिलिटीज का एक ग्रुप माना था, कि बुद्धि में डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज होती है, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है। इस सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो देखो, इस सिद्धांत में इन्होंने मुख्यतः 3 विमाओं की बात की थी, मैं कई बार डिस्कस कर चुका। पहली विमा आपका कौन सी रहेगी? संक्रिया, या जिसको आप बोलोगे ऑपरेशन। दूसरी विमा आपकी रहेगी विषय वस्तु, और तीसरी विमा रहेगी आपकी उत्पाद। तो पहली विमा इस वजह से सिद्धांत का एक नाम और हो जाता है, जिसको कहेंगे विषय वस्तु, उत्पाद या संक्रिया का सिद्धांत। इसको इसी क्रम में याद रखना, ऑपरेशन, विषय वस्तु, उत्पाद। ये पूछा गया है, इसका क्रम इसी टाइप का रहना चाहिए। सबसे पहले ऑपरेशंस होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, कंटेंट मतलब जिस चीज पे आप प्रोसीजर कर रहे हो, और उत्पाद उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। इसके बाद अगर अपन बात करें इस थ्योरी को 3D थ्योरी, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस के रूप में इन्होंने देखा। इस वजह से इस थ्योरी का एक नाम क्या हो जाता है? 3D थ्योरी या 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। इसके बाद इसे स्ट्रक्चर या बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, 3 आयाम, 3 डायमेंशंस का मतलब होता है 3 आयामी सिद्धांत, बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत। इसको कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भाग। पहला भाग आपका रहेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। दूसरा रहेगा कंटेंट, कंटेंट मींस विषय वस्तु, और प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, या फिर जिसको उत्पाद भी आप कह सकते हो। ऑपरेशंस को मैं रीड कर लेता हूं, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस यहाँ पे ठीक से रीड करेंगे जिससे आपको ठीक प्रकार से चीजें समझ में आएंगी। संक्रिया, समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक क्रिया से गुजरता है, कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप जो मेंटल प्रोसीजर लगाते हो, जो दिमाग की प्रक्रिया लगाते हो, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया लगाते हो, जिस कोग्निटिव प्रोसीजर के थ्रू आप पास करते हो, या जिस कोग्निटिव प्रोसीजर को आप यूज करते हो, उसी को कहा जाता है संक्रिया। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आप ब्रेन की एक्टिविटी लगाते हो, दिमाग का यूज करते हो, जिस संज्ञानात्मक क्रिया का आप उपयोग करते हो, उसी चीज को कहा जाता है संक्रिया। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस को मेनली 6 भागों में, 6 सब आयाम या उप आयाम में डिवाइड किया गया है। तो पहला आपका उप आयाम रहेगा कोग्निशन या संज्ञान। मस्तिष्क से की जाने वाली क्रियाएं, जैसे दिमाग से की जाने वाली या संज्ञान से की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? कोग्निशंस कहा जाता है। आप दिमाग से कौन कौन सी क्रियाएं आप करते हो, जैसे कि चिंतन करना, तर्क लगाना, समस्या का समाधान करना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सब संज्ञानात्मक क्रिया है, और इसी को अपन संज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। देखिए, इस थ्योरी में आपको क्या करना है बेटा, प्रत्येक जो इंडिविजुअल वर्ड है ना, उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कंटेंट मींस क्या होता है, सॉरी, जैसे कोग्निशंस या संज्ञान मतलब क्या होता है? दिमाग से की जाने वाली एक्टिविटीज लाइक थॉट प्रोसीजर, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज ऑल आर द प्रोसीजर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो नाउ आई विल रीड द सेकंड सब डायमेंशंस ऑफ ऑपरेशन। तो दूसरे में आएगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को आप इसमें मेमोरी ऐड कर लेना, मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग स्मृति में संग्रह करना, संग्रह मतलब होता है स्टोरेज करना। तो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका इनकोड करना लिख लेना बेटा। देखते हैं, जब हम किसी नई जानकारी को पहली बार ग्रहण करते हैं, याद रखना, जब आप पहली बार न्यू इन्फॉर्मेशन को, कोई आपके सामने नई जानकारी निकल के आई, और उस नई जानकारी को आप पहली बार आप क्या कर रहे हो, इसे अपने माइंड में मीनिंगफुल ढंग से, अर्थपूर्ण तरीके से अगर आप इसको पहली बार अपने माइंड में इनकोड करा रहे हो, इंटर्ड करा रहे हो, तो इसी चीज को कहेगा मेमोरी रिकॉर्ड करना। उसे मस्तिष्क में अर्थपूर्ण तरीके से बदलना, इसी ही मेमोरी रिकॉर्डिंग कहा जाता है। या आप इसको कनेक्ट करा सकते हो इनकोड से, मीनिंगफुल ढंग से चीजों को ब्रेन में इनकोड कराना, या फिर पहली बार इंटर्ड कराना, इट्स कॉल्ड मेमोरी रिकॉर्डिंग। अब मेमोरी रिटेंशन क्या होता है? स्मृति धारण, रिकॉर्ड की गई सामग्री, जिस चीज को आपने अपने ब्रेन में रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट टाइम इंटर्ड कराया था, उसी सामग्री को मस्तिष्क में लंबे समय तक धारण करना या स्टोर करना, इसी को क्या कहा जाता है? मेमोरी रिटेंशन कहा जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, ये आपकी संक्रिया खत्म हो जाती है। संक्रिया के बाद दूसरी विमा के बारे में बताऊंगा। दूसरी विमा होती है इनकी विषय वस्तु या कंटेंट। कंटेंट का मतलब होगा कि भाई जिस सामग्री, कंटेंट मतलब होता है जिस सामग्री पर आप दिमागी प्रक्रियाएं कर रहे हो, जिस सामग्री पे आप संक्रिया कर रहे हो, जो भी सामग्री आप देखी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे इसमें क्या आता है, जिस सामग्री पर आप संक्रिया कर रहे हो, जिस सामग्री पर, जिस कंटेंट पे आप संक्रिया कर रहे हो, जिस सामग्री पे आप ऑपरेशंस लगा रहे हो,
उसी या फिर जिस सामग्री पे आप आपकी कोग्नेटिव प्रक्रिया, संज्ञानात्मक क्रियाएं कर रहे हो, कोग्नेटिव प्रोसीजर कर रहे हो, उसी को कहा जाता है भाई क्या, विषय वस्तु। जिस कंटेंट पे आप काम कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको 5 भागों में, 5 सब आयाम्स में इसको डिवाइड किया गया था, तो इसका पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका क्या, दृश्यात्मक। हो सकता है वो जो सूचना जिस पर आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आपने देखकर प्राप्त करी हो। दृश्यात्मक मतलब जब आपको सूचना देखकर प्राप्त करना होता है उसी को कहा जाता है दृश्यात्मक सूचना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरी हो सकती है श्रव्यात्मक। हो सकता है आपने सामग्री सुनकर प्राप्त करी और सुनकर उस सामग्री पर आप एक्शन ले रहे हो तो उसे कहा जाएगा श्रव्यात्मक। तीसरा रहेगा आपका सांकेतिक। हो सकता है आपको सामग्री संकेत के रूप में प्राप्त हो, जैसे गणित में आप जानते हो 2+2, तो ये आपके पास कंटेंट है ना, तो ये सांकेतिक रूप में आपको कंटेंट प्राप्त हुआ है। तो जिस सामग्री, ये सामग्री है, इस पे आप अपने ऑपरेशंस करोगे, उसी चीज को संक्रिया कहा जाएगा। हो सकता है आपको जो सामग्री मिले वो संकेत के फॉर्म में मिले, तो ये तीसरा टाइप होता है। इसके बाद जो चौथा प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका शाब्दिक। हो सकता है कि आपको आपका कंटेंट जिस पर आप एक्शन लोगे वो शब्दों के फॉर्म में हो, शब्दों के फॉर्म में, जैसे कोई कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, उस पर आप डिस्कस कर रहे हो, कोई ऐसा सवाल हो जिसमें संख्या का जिसमें आपकी शब्दों का उपयोग होता हो। समझ में आया? तो वहां किस प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी, शाब्दिक प्रॉब्लम वहां रहती है, या फिर शाब्दिक प्रकार की सामग्री अवेलेबल होती है। इसके बाद जो 5वें नंबर का आता है उसे कहा जाता है भाई आपका व्यवहारिक कंटेंट, व्यवहारिक सामग्री उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से विषय वस्तु को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इस नामों को याद रखना। कंटेंट को 5 भागों में डिवाइड किया था, पहला दृश्यात्मक, दूसरा श्रव्यात्मक, तीसरा सांकेतिक, चौथा शाब्दिक और 5वें नंबर का आपका व्यवहारिक कंटेंट आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखो डाइवर्जेंट, वो पुराना वाला रह गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने की क्षमता, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इसका संबंध क्रिएटिविटी से होता है। ये ओवरऑल वो संक्रिया का जो छूट गया था ना वही है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी समस्या को विभिन्न ढंग से हल करने की क्षमता। जब आप एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हल कर रहे हो तो उसे कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब आप एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल आइडियाज अपने ब्रेन में लाते हो। आई बात आपको समझ में? जैसे मान के चलो कि भाई मुझे एक कमरे में कहीं एक मुझे कील ठोकनी और मेरे पास में हथौड़ा नहीं है, और मुझे दिख रहा है मेरी क्लासरूम में एक मोटी पुस्तक रखी हुई है, तो मेरे दिमाग में आइडियाज आना चाहिए कि इस मोटी पुस्तक या बुक के थ्रू भी मैं कील को ठोक सकता हूं। तो ये क्रिएटिव बिहेवियर है। आई बात समझ में? एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कुछ नए तरीकों को इजाद कर देना क्रिएटिविटी कहलाती है। तो इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट ढंग से सोचते हो, अलग अलग तरीके फाइंड आउट करते हो, इसी चीज को कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंड इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। और इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, बॉक्स से बाहर निकल के सोचना। इसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग समस्या का केवल एक ही तरीके से हल करने की क्षमता, कि आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही तरीके से सोल्व कर रहे हो, सिर्फ आप उसके आंसर पे ही जाते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें किस प्रकार की इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है, तो उसमें कन्वर्जेंट इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है, क्योंकि फाइनली आपको 4 में से एक को ही सिलेक्ट करना है, तो वहां कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मिलान करना, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू बेस्ड, तो वो सभी कहाँ आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके कन्वर्जेंट प्रोडक्शन या कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए, निबंधात्मक क्वेश्चन। वहां पे आप एक उस ऐसे का एक आंसर नहीं होता। यूपीएससी का मेंस का एग्जाम डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, और यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे आपको एक सिलेक्ट करना है बहुत सारे ऑप्शंस में से, और डाइवर्जेंट में आप किसी एक चीज को लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं या सर्च कर सकते हो। इसके बाद एवेल्युएशन मतलब निर्णय करना। याद रखना कन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध हाई आईक्यू से या बुद्धि से होता है। कन्वर्जेंट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्जेंट किससे संबंधित रहता है? बुद्धिमत्ता से। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध या डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड रहती है क्रिएटिविटी से। और एवेल्युएशन जो छठवां भाग था, इसका मतलब होता है किसी चीज को जज कर लेना। तो ये बेसिकली पीछे का पार्ट छूट गया था। देखिए कंटेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। कंटेंट या विषय वस्तु जिस सामग्री पर मानसिक क्रिया की जा रही है, जो सामग्री है जिस पर मानसिक क्रिया आपको करना है, उसी को कहा जाएगा कंटेंट। इसमें 5 आयाम है, या इसको 5 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग रहेगा विजुअल, देखी गई सामग्री पर एक्शन लेना। दूसरा आपका ऑडिटरी, सुनी गई सामग्री पर एक्शन लेना, या सुनी गई सामग्री पर दिमागी प्रक्रिया लगाना। तीसरा रहेगा सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। जैसे गणित के सवाल है 2+2, ये किस में आएंगे बेटा? तो ये किस में आएंगे? ये किस प्रकार का कंटेंट आपके सामने अवेलेबल है? ये सांकेतिक कंटेंट है। श्रव्यात्मक में सुनी गई सामग्री पे अपन प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि
एक वस्तु को बेचने पर मुझे 50% का लाभ होता है, और एक वस्तु को बेचने पर मुझे 50% का लाभ हुआ है, और 50 एक वस्तु को बेचने पर मुझे 50% का लाभ होता है, और उस वस्तु का विक्रय मूल्य है वो है मेरा 110 रुपये। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर यही सूचना मैं आपको सुनकर प्रोवाइड करा दूं तो ये श्रव्यात्मक सामग्री में आ जाती है। अगर मैंने सिर्फ इसको नंबर्स के फॉर्म में, संकेत के फॉर्म में लिख दिया तो सेमेंटिक है। इसके बाद अपन बात करें तो सिंबॉलिक, सेमेंटिक थोड़ा ये उल्टा हो गया, इसको सही कर लेना। सिंबल का मतलब होता है, जो सेमेंटिक आता है, सेमेंटिक में आप इसको लगाओगे, करेक्ट कर लें, चलो ठीक, वेट करना। सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब ये होता है अर्थपूर्ण सामग्री, शब्दों और उन पर अर्थ आधारित सामग्री। अगर शब्दों पर आधारित सामग्री रहेगी उसे सेमेंटिक कहोगे। सिंबॉलिक मतलब होता है संकेत, उसी से गणित में संकेत आते हैं। ये प्रॉब्लम किस पे डिपेंड है, कैसा कंटेंट है आपके सामने, तो ये एक प्रकार का सिंबॉलिक कंटेंट आपके सामने आ जाता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बिहेवियरल, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार पर ये रिलेटेड चीजें रहती है। इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ओवरऑल इनके नामों को ठीक से याद रखो जो कि आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो आगे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, काफी हो चुका। तो जो आपकी लास्ट वाली जो फाइल रहेगी उसमें आप देखना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो तीसरे नंबर का आयाम रहेगा। प्रोडक्ट मतलब ये बताता है कि विषय वस्तु पर संक्रिया करने से क्या परिणाम निकला। ओवरऑल ये रिजल्ट की बात करेगा कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट कैसा मिला है, जो आपने जिस कंटेंट पे एक्शन लिया या ऑपरेशंस किया उसका परिणाम क्या निकला। इसमें बेसिकली 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 6 भाग बस आपको याद रख लेना है, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। ये बस याद करना है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनको याद कर लेना। प्रोडक्ट के अंतर्गत 6 आते हैं, यूनिट, क्लासेस, रिलेशनशिप, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कितने कितने के आएंगे। संक्रिया के अंतर्गत कितने आएंगे, संक्रिया के अंतर्गत कितने आयाम आए थे, 6। विषय वस्तु के अंतर्गत कितने आयाम थे, 5। और उत्पाद के अंतर्गत कितने आयाम हैं, 6। अगर इनको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टोटल बुद्धि में 180 एबिलिटीज या मेंटल एबिलिटीज पाई जाती है। ऐसा इनका मानना था कि तीनों आयाम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 टोटल मेंटल एबिलिटीज मिल जाएगी। आगे स्लाइड लगी हुई है, वहां आप देख सकते हो। कुल बौद्धिक क्षमताओं, टोटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कितनी बताई गिलफोर्ड ने, तो ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, संक्रिया को, उत्पाद को और आपका विषय वस्तु का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 6 ऑपरेशंस में थे, 5 कंटेंट में थे, 6 प्रोडक्ट में थे। इस प्रकार एक ह्यूमन ब्रेन में लगभग 180 मेंटल एबिलिटीज होती है, और ये मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जो प्रत्येक काम में आपको लक्षित या नजर आती है। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि में कुल 180 स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं के रूप में बताया या परिभाषित किया। तो ये आपके SOI की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। और आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, नेटवर्क इश्यू आ चुका है। धन्यवाद।